हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं मुकेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल डीएनए ऑफ मैथ्स में। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हमारा टॉपिक परसेंटेज का चला हुआ है। आज हम इसकी क्लास 7th पढ़ रहे हैं परसेंटेज की, जो कि हमारा आज हमारे हेडिंग क्या है, प्रीवियस ईयर में जितने भी हमारे पास एसएससी सीजीएल में, बैंक पीओ में जो परसेंटेज के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अच्छे लेवल के, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखा करो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन का पैटर्न अलग होगा। आपने इनको देखना है कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चनों की स्टेटमेंट हमने इनके साथ क्वेश्चनों के साथ कैसे टैकल करना है एग्जाम में, कि जिससे हमारा 15 से 20 सेकंड में हमारा आंसर आ जाए। तो देखो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। देखो स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है। ए मैन सेव सर्टेन पार्ट ऑफ हिज इनकम। एक आदमी अपनी इनकम का कुछ पार्ट हर महीने बचाता है, सो डैट ही कैन परचेज, जिससे कि वो एक महीने में एक कार खरीद सके, जिससे कि वो एक मंथ में एक कार खरीद सके। इसलिए वो अपना एवरी मंथ कुछ ना कुछ बचत करता है। इन 1 ईयर होगा, यहां इन 1 ईयर है। सो डैट ही कैन परचेज ए कार इन 1 ईयर। लेकिन फिर क्या हुआ, देखो बाय व्हाट परसेंट ही मस्ट, कितना परसेंट। देखो आंसर हमने किस में देना है फ्रेंड्स, परसेंटेज में भी। कितना परसेंट उसको अपनी सेविंग में इंक्रीज करना होगा, सो डैट ही कैन परचेज द सेम कार इन 9 मंथ। सो कैन ही, देखो भी, ताकि वो वही कार वो 9 महीने में खरीद सके। अब इनकम तो उसकी उतनी ही है, सिर्फ उसको क्या करना है, अपना सेविंग को कह रहा है भी कितना बढ़ाना होगा। देखो एक बार, अब आप ये देखो, पहले सपोज ये पर्सन है ए, इसने ये कार पहले तो टारगेट बनाया कि वो ये कार 12 महीने में खरीदे, यानी कि एक साल में 12 महीने होते हैं। लेकिन फिर इसने टारगेट किया कि वो यही कार कितने महीने में खरीदेगा, 9 मंथ्स में खरीदेगा। अरे सही है कि नहीं है। तो बस आप सिंपल इस 9 और 12 का क्या ले लो, एलसीएम। 9 और 12 का एलसीएम क्या 36 नहीं हो जाएगा। सही है, 9 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 36। और यही आप मान लो, यही इतने रुपए की आप कार का प्राइस मान लो, जो इनका एलसीएम होगा। अभी जो कार है हमारे पास, क्योंकि आंसर हमने परसेंटेज में देना है, ठीक है। तो आप ये बताओ, हमने क्या मान लिया भी, कार का प्राइस कितना है, 36 रुपए। ये 36 रुपए की कार उसने 12 महीने में खरीदनी थी पहले, यानी कि पहले तो उसको जो सेविंग करनी पड़ रही थी, 12 3 36, 3 रुपए पर महीने सेविंग करनी पड़ रही थी। लेकिन अब यही 36 रुपए की कार उसको 9 महीने में खरीदनी है, तो उसको नेचुरल सी बात है सेविंग बढ़ानी होगी। तो 9 चौके 36, तो अब उसको अपनी सेविंग बढ़ा के कितनी करनी होगी, आप देख रहे हो कि अब 4 रुपए करनी है। तो आप ये देखो, सेविंग को कितना बढ़ाया है, सेविंग को 1 रुपया बढ़ाया है, और इंक्रीज या डिक्रीज पहले पे होता है, यानी कि सेविंग को 1 रुपया बढ़ाया है 3 के ऊपर। तो परसेंटेज चेंज इन हिज सेविंग भी, उसको सेविंग में कितना इंक्रीज करना होगा। और 1/3 आप सारे जानते हो, 33:1/3% होता है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। फ्रेंड्स देखो, क्वेश्चनों के साथ हमने कैसे सीखना है, कैसे खेलना है, ये चीज हम देख रहे हैं। एक बार नोट करो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो बढ़ते हैं फ्रेंड, देखो अपने सेकंड क्वेश्चन पे। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए लेबर वर्क 60 आवर पर वीक। 60 एक हफ्ते में 60 घंटे काम करता है, एंड ही अर्न्स ₹2400 एज वेजेस। वेजेस के रूप में, या उसकी सैलरी एक हफ्ते में कितनी हो जाती है, 2400 रुपए। इफ हिज पर आवर वेजेस इज इंक्रीज्ड बाय, अगर उसकी पर आवर वेजेस क्या 40% इंक्रीज हो जाए, एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और अपना वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम को कितना कम कर दे, 16:2/3% कम कर दे। तो फ्रेंड्स देखो, आपने आंसर अभी भी इस क्वेश्चन का किस में देना है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज इनकम। आंसर हमें किस में देना है, परसेंटेज में। जब आंसर परसेंटेज में देना हो तो इन रियल वैल्यू के साथ हमने नहीं जाना, आपको बताया है मैंने। सही है कि नहीं है। अब आप भी देखो, इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। तो हम यहां लिख देते हैं, वेजेस इनटू में टाइम इज इक्वल टू टोटल इनकम। वेजेस इनटू में टाइम इज इक्वल टू टोटल इनकम। और ये जो वेजेस हैं
फ्रेंड्स ये अपने पास रुपीज पर आवर में होती है और ये टाइम अपने पास आवर्स में होता है। सही है। अब आप ये बताओ कि क्वेश्चन में जो अपने पास इन्होंने बोला है कि वेजेस, जो वेजेस है वो अपने पास 40% बढ़ जाती है। अगर वेजेस 40% बढ़ जाती है, 40% की फ्रैक्शन, 40% की फ्रैक्शन क्या 2/5 नहीं होती? यानी कि 2/5, यानी कि इस 5 का 40% ही कितना है फ्रेंड्स? 2। यानी कि पहले उसकी वेजेस 5 रुपए पर आवर थी, अब बढ़ के कितनी हो गई है? 7 रुपए पर आवर हो गई है। अरे सही है कि नहीं है? अब उसने क्या किया, बंदा ईमानदार है, कह रहा भी पैसे तो बढ़ गया, वो उसने अपना काम कम कर दिया है। कितना कम कर दिया है? देखो उसने अपने काम को कितना रिड्यूस कर दिया है, 16:2/3। टाइम को कितना कम कर दिया है? 16:2/3% कम कर दिया, जिसकी फ्रैक्शन आप सारे जानते हो 1/6। 1/6 यानी कि पहले ये पर्सन 6 घंटे काम करता था, अब उसने 1 घंटा काम करना कम कर दिया। पहले ये 6 घंटे काम करता था, अब सिर्फ कितने घंटे काम करता है? 5 घंटे, क्योंकि बंदे की वेजेस बढ़ गई है। सही है, लालची नहीं है ये। तो आप ये बताओ, अब पहले इसकी इनकम कितनी थी? यानी कि पहले आप देखो इसकी इनकम कितनी थी, तो आप 5 गुणा 3 6 30 रुपए, और अब वेजेस कितनी है इसकी? आप बोलोगे 35 रुपए। तो आपने ये बताना है कि उसकी इनकम में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, परसेंटेज इंक्रीज इन इनकम। तो इनकम 5 बढ़ी है। अरे 5 बढ़ी है, किसके ऊपर बढ़ी है? 30 के ऊपर, और गुणा 100। क्लियर है ये बात? तो आप ये बताओ, इसके साथ ये कैंसिल, और 50/3 50/3%, 50/16 दिया 48, 16:2/3%। ये बात आई समझ में? 50/3, 16 दिया 48 और 2 50, तो इतने परसेंट उसकी इनकम में इंक्रीज हो जाएगा। फ्रेंड्स आ रही होगी बात समझ में? एक बार नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखो, बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन में, जो कि लिखा हुआ है इन ए ट्रेन देयर आर एज मैनी वैगन। वैगन क्या होते हैं? डिब्बे। एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में बैठने के लिए सीट्स हैं, इन ईच वैगन। सही है। इन वन ऑफ द वैगन, उनमें से एक डिब्बे में 25 पर्सन बैठे हैं, फील्ड है यानी कि बैठे हैं, जो कि उसकी एक जो वैगन है उसकी पूरी कैपेसिटी का इतना परसेंट है। तो आपने बताना है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स डेट कैन बी अकोमोडेटेड, यानी कि उस ट्रेन में टोटल कितने पर्सन बैठ सकते हैं, टोटल कितने पर्सन बैठ सकते हैं। तो आप एक बात बताओ फ्रेंड्स, एक बात तो इसने पहले ही बोल दिया कि एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं। भाई अगर मान लो कि ट्रेन में n डिब्बे हैं, और अगर ट्रेन में n डिब्बे हैं और एक डिब्बे में n ही सीट है, एक डिब्बे में क्या n ही सीट है, ये बात इसने खुद बता रखी है। इट मीन्स या तो मैं ये फाइंड आउट कर लूं कि एक ट्रेन में कितने डिब्बे हैं, यानी कि उस ट्रेन में कितने डिब्बे हैं, या एक डिब्बे में कितनी सीट्स हैं। तो अगर एक चीज पता चल गई तो दूसरी चीज नेचुरल सी बात है वही सेम होगी, क्योंकि ये खुद कह रहा है। तो हमने इस n की वैल्यू निकालनी है। अगर n की वैल्यू निकल गई तो हमारा आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब आप ये बताओ, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक उनमें से एक जो वैगन है, वन वैगन, एक वैगन की हमें सीट्स कितनी दे रखी है फ्रेंड्स? आप बोलोगे 25 दे रखी है, लेकिन ये उस वैगन की टोटल कैपेसिटी का 71:3/7% है, जो कि 25, ये 100% नहीं है, इतना परसेंट है उसके एक डिब्बे की कैपेसिटी का। अब हमें इस परसेंटेज को फ्रेंड्स किस में बदलना है? फ्रैक्शन में। आप ये बताओ, क्या 14:2/7% की फ्रैक्शन क्या 1/7 नहीं बता रखी? और ये 71 क्या इस 14 का
5 टाइम नहीं है। अरे बोलो, ये सारी बातें मैं बता चुका हूं। जो फ्रेंड पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं, परसेंटेज की प्लेलिस्ट अलग बना रखी है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखो। आज इसका हम 10th लेक्चर पढ़ रहे हैं, इससे पहले 9 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। अब आप ये बताओ, क्या आप वैगन की टोटल कैपेसिटी का नहीं, यानी कि उस वैगन की टोटल कैपेसिटी का अगर ये इसका 5 गुना है तो इसकी फ्रैक्शन क्या 5/7 नहीं हो जाएगी? तो उस वैगन की टोटल कैपेसिटी का कितना 5/7, जो कि कितना है 25। अरे सही है कि नहीं है? 5 पंजे 25, यानी कि उस वैगन, एक वैगन में अपने पास टोटल कितनी सीटें हैं 35। 100% वैल्यू तो 35 के, लेकिन बैठे थे इतने परसेंट। अरे सही है कि नहीं है? तो आप ये बताओ, अगर एक वैगन में सीटें 35 हैं तो उस ट्रेन में डिब्बे भी 35 हैं, उस ट्रेन में डिब्बे भी 35। और आपको पता है कि अगर लास्ट में 5 आ जाए, मल्टीप्लाई करते हो तो इस 5 का 5 × 5 25 मल्टीप्लाई कर दो, और पहले वाली वैल्यू को क्या करो, आगे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 4 12, यानी कि उस ट्रेन में टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटी पैसेंजर की बैठने कितनी है 1225। यही पूछा था और ये हमारा आंसर। एक बार नोट करो फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं फ्रेंड, देखो अपने 4th क्वेश्चन में, जो कि क्या दिया हुआ है, द सेल ऑफ ए सिनेमा टिकट इज इंक्रीज्ड बाय 57:1/7% एंड प्राइस ऑफ टिकट इज इंक्रीज्ड बाय 16:2/3%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज रिवेन्यू, रिवेन्यू या इनकम की, उसकी इनकम में। और आप यहां भी देखो आंसर किस में देना है, परसेंटेज में। तो आप ये बताओ, यहां एक बात नोट कर लेना इस क्वेश्चन के लिए, सेल इनटू में प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल इनकम होता है। सेल इनटू में प्राइस क्या होता है, टोटल इनकम। और ये क्या कह रहा है, सेल जो उस पर्सन की जो टिकट की जो सेल है उसमें कितना परसेंट इंक्रीज हो गया है, 57:1/7%। मुझे देख के ये बात स्ट्राइक करिए कि इसकी फ्रैक्शन कितनी है 4/7। देखो इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए हमारी, यानी कि इस 7 का 57:1/7% ही क्या है 4, यानी कि पहले उसकी 7 टिकटें बिक्री थी, आज कितनी टिकटें बिक्री हैं 11। और प्राइस में कितना इंक्रीज हुआ है 16:2/3% इंक्रीज हुआ है। और इसकी फ्रैक्शन तो आप सारे जानते हो 6, यानी कि पहले एक टिकट का प्राइस कितना था 6 रुपए, अब 6 से उसने बढ़ा के कितना कर दिया 7 कर दिया। अरे सही है कि नहीं है? यानी कि पहले उस पर्सन की टोटल इनकम कितनी थी 42 रुपए, अब कितनी है 11 × 7 77 रुपए। आ रही है बात समझ में? तो यही पूछा है कि इनकम में कितना परसेंट बढ़ी है। तो आप ये बताओ, इनकम यहां से आप ये देख रहे हो क्या, ये 35 नहीं बढ़ी, और इंक्रीज या डिक्रीज तो प्रीवियस पे निकाली जाती है। तो परसेंटेज चेंज इन इनकम, तो 35 इनकम बढ़ी है 42 के ऊपर और गुणा 100, इतना परसेंट बढ़ गई है। क्लियर है? तो आप ये बताओ, 7 पंजे 35, 7 छिके 42। क्लियर है ये बात? और 5/6, 5/6 का मतलब अगर मैं 5/6 को देखूं, क्या मैं इसको 1 - 1/6 लिख सकता हूं 5/6 को? अरे बोल लो, सही है कि नहीं है? 1 की परसेंटेज में वैल्यू 100% और इसकी परसेंटेज में वैल्यू 16:2/3%। आपको घटाना बता रखा है कि नहीं, ये सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, इसको कंप्लीट क्या मान लोगे, क्योंकि 16 से स्टार्ट है, 16 का क्या होगा 17, और 100 में से 17 गया 83, अपॉन वाली डिनोमिनेटर एज इट इज रहता है, ऊपर इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि उसकी इनकम में, टोटल इनकम में कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा, इतने परसेंट। और यही आंसर है हमारा। तो फ्रेंड्स, होप आप सभी को बहुत मजा आ रहा होगा। देखो एक बार नोट करो, तो फ्रेंड बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन में। देखो 5th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 1,89,000
जिनमें से 4/9 टोटल पॉपुलेशन का 4/9 क्या है, मेल्स हैं, एंड रेस्ट आर फीमेल। 50% मेल्स आर मैरिड। 50% क्या कह रहा है, मेल्स मैरिड है। लेकिन आप एक बात देखो, अगर क्वेश्चन में आंसर वैल्यू में पूछा हो फिर तो वैल्यू के साथ जाना है। आप देख रहे हो कि दोनों ही क्वेश्चन के आंसर हमें किस पे पूछे हुए हैं फ्रेंड, परसेंटेज में पूछे हुए हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल। तो अगर आंसर परसेंटेज में पूछे हुए हैं तो हमने इस रियल वैल्यू के साथ नहीं जाना। देखो एक बार यहां क्या दिया हुआ है, 4/9। 4/9 किसके बारे में बात हो रही है, आप बोलोगे पॉपुलेशन के बारे में बात हो रही है। पॉपुलेशन में किसकी बात हो रही है, पॉपुलेशन में मेल्स की बात हो रही है। टोटल पॉपुलेशन में 4/9 देखो क्या लिखा हुआ है, आर मेल्स। तो आप ये बताओ, अगर 4/9 जिस भी पर्सन या किसी भी कंटेंट की बात हो, वो हमेशा क्या होती है, ऊपर वाली वैल्यू होती है, और नीचे वाली वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, टोटल होती है। तो आप ये मान लोगे कि टोटल पॉपुलेशन हमारे पास कितनी है, 9, जिसमें से मेल और फीमेल, जिसमें मेल और फीमेल 4 तो हमारे पास मेल है, तो फीमेल कितनी है, अरे 5 है, क्योंकि 4 और 5 9। टोटल पॉपुलेशन कितनी है, हमने 9 मान ली, सही है, क्योंकि फ्रैक्शन में नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, टोटल होती है। अब एक बात बताओ, आगे इसने क्या बोल रहा है भी 50%, 50 यानी कि 50%। टोटल मेल अगर 4 है तो 2 पर्सन क्या है इसमें मैरिड है। तो सब अंडरस्टूड सी बात है, अगर 2 मेल मैरिड है तो 2 फीमेल भी मैरिड हुई कि नहीं हुई, 2 फीमेल भी क्या हुई, मैरिड हुई। अरे जो मेल है मैरिज तो फीमेल से ही करेंगे कि नहीं करेंगे, ये थोड़ा घुमाने के लिए बात दे रखी है अभी, ताकि थोड़े कुछ अब नेचुरल सी बात है, हर बंदा इस बात को नहीं क्लिक कर पाता, और अंडरस्टूड सी बात है। तो आप ये बताओ, पहले क्वेश्चन में क्या बोलना है, बताना है फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। भाई मैरिड पॉपुलेशन कितनी है, 2 और 2 4, यानी कि मैरिड पॉपुलेशन कितनी है अपने पास भी, टोटल मैरिड पॉपुलेशन, टोटल मैरिड कितने बंदे हुए, 2 और 2 4। ये गलती मत करना, 2 और 2 टोटल मैरिड पॉपुलेशन पूछ रहा है, 2 मेल मैरिड है, 2 फीमेल मैरिड है। तो परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन, परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन टोटल कितने हैं, 4, किसमें से टोटल कितने हैं 9, और 4/9 आपको पता है इंटू में 100%, और 4/9 आपको पता है कितना होता है, 44:4/9%। अरे सही है कि नहीं है। तो पहले क्वेश्चन का फ्रेंड्स आंसर कितना हो गया, 44:4/9%। अब आप ये बताओ दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ फीमेल, परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल। अब ये बताओ टोटल फीमेल कितनी है, 5, उसमें से मैरिड कितनी है, 2। तो परसेंटेज मैरिड और ये फीमेल, फिर टोटल अपने पास 2 फीमेल मैरिड है, किसमें से 5 में से, और गुणा 100। अरे बोलो सही है कि नहीं है। तो 5 के साथ इसको काट दो, 5 दूनी 10। तो आप बोलोगे टोटल फीमेल में से 2 मैरिड है, जो कि उसका कितने परसेंट है, क्योंकि आंसर हमने किस में देना है फ्रेंड्स, परसेंटेज में ही देना है कि नहीं देना है। तो बस ये दोनों क्वेश्चनों के आंसर हो गए, एक बार नोट करो, बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड बढ़ते हैं, देखो अपने छठे क्वेश्चन में, देखो कितनी बड़ी सारी स्टेटमेंट दे रखी है हमने इसने क्वेश्चन में, और आप देखो हम इस क्वेश्चन को हम कैसे समझेंगे। अब आप ये देखो ए बी सी और डी ने एक हाउस परचेज किया है 56 लाख का, 56 लाख रुपए का, जिसमें से शेयर ऑफ बी सी और डी का 460% है ऑफ ए। बी सी डी का शेयर 460% है किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, और शेयर ए सी डी का शेयर कितना परसेंट है, 366:2/3% ऑफ बी, बी के रिस्पेक्ट में। लेकिन सी का जो परसेंटेज है, सी का परसेंटेज इनके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। तो लास्ट में हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द शेयर ऑफ डी। देखो एक बार, और वैल्यू पूछी है क्वेश्चन में भी, डी का जो शेयर है वो बताओ रुपए में कितना है, डी ने कितने पैसे लगाए हैं। अब आप ध्यान से देखना, ये अपने पास जिसके बेस के ऊपर, मतलब जिन
अब ये जो पहली वाली बात है 460%, ये जो 460% है, ये पैसा, ये 460% बी सी डी का शेयर है। अरे बी प्लस सी प्लस डी का शेयर है, किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में। जिसके अपने पास रिस्पेक्ट में होगा वो वैल्यू यहां होगी, और जो परसेंटेज, जिसके बारे में परसेंटेज हो रही है, वो वैल्यू हमेशा इस तरफ आएगी, और जिसके रिस्पेक्ट में होगा वो बंदा यहां आएगा। ये बात समझ रहे हो? अब दूसरा क्या है, 366/2/3%, ये अपने पास ए प्लस सी प्लस डी, और ये किसके रिस्पेक्ट में है फ्रेंड? ये रिस्पेक्ट में हमारे पास इतना परसेंट, ए सी डी इज इतना परसेंट, किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में। अरे सही है कि नहीं? लेकिन यहां 40% शेयर किसका है? सी का। और ये किसके रिस्पेक्ट में? यही गलती कर जाते हैं, ये इसके रिस्पेक्ट में, ए प्लस बी प्लस डी के रिस्पेक्ट में। सही है, ये बात आई समझ में भी? जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो हमेशा बंदा यहां आएगा। अब आप ये बताओ, बस अब तो परसेंटेज है, ये पहली परसेंट क्या 460%, क्या आप इसको 400% जमा 60% नहीं लिखोगे? 400% की वैल्यू तो 4 और 60% क्या 3/5 नहीं हो गया? अरे बोलो, और 4 पंजे 20 और 3 23/5। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि इसकी फ्रैक्शन 23/5 है, तो इस 5 का इतना परसेंट, 5 का इतना परसेंट, और इतना परसेंट इस हिस्सा किसका है? बी सी डी का। यानी कि बी सी डी का हिस्सा 23 है, तो किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में ए का हिस्सा कितना है? 5। अरे सही है कि नहीं है? ये बात समझ रहे हो? क्योंकि इतना परसेंट तो इनका हिस्सा है, और ऊपर वाली वैल्यू इस 5 का इतना परसेंट ही 23 है। अब दूसरा देखो क्या है, अब ये परसेंटेज ये दे रखी है 366/2/3%, क्या इसको मैं 300% जमा 66/2/3% लिख दूं? ये तो 3 और ये अपने पास क्या 2/3 नहीं होगा? देखते ही क्लिक होना चाहिए। 3 3 9 और 2 11, 11/3, यानी कि 11, इसकी फ्रैक्शन क्या 11/3, यानी कि इस 3 का इतने परसेंट, 3 का इतने, और इतना परसेंट हिस्सा किसका है? इन तीनों बंदों का। तीनों बंदों का हिस्सा 11, तो किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में। देखो एक बार, सही है कि नहीं है? अब 40% की फ्रैक्शन, 40% की फ्रैक्शन तो आप सारे जानते हो 2/5 होती है। यानी कि इस 2/5, यानी कि इस 5 का 40%, और 40% हिस्सा किसका है? सी का। तो बाकी इनका ये जो 5 है, ये 5 हिस्सा किसका है? इन तीनों बंदों का। ये बात आई समझ में भी? कैसे लिख दिया? अब एक बात बताओ, अगर आप ध्यान से देखो, यहां भी ए बी सी डी, यहां भी ए बी सी डी, और यहां भी ए बी सी डी, चारों बंदे सेम हैं। अब मैं यहां देखूं कि इन चारों बंदों ने यहां टोटल इनकम कितनी लगा रखी है? 28 रुपए या 28 यूनिट लगा रखी है। यहां कितना लगा रखा है? 14 यूनिट लगा रखा है। यहां कितना लगा रखा है? 7 यूनिट लगा रखा है। अगर बंदे वही है चारों के चार, तो इनकी इन्वेस्टमेंट बराबर होनी चाहिए कि नहीं? बराबर होनी चाहिए। इन सभी को बराबर कर दो। इन सभी को बराबर करने का मतलब इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम सभी का क्या होगा? 28 होगा। तो इसको तो गुणा 1 ही रहने दो, इसको गुणा 2 कर दो, और इसको गुणा 4 कर दो, तभी ये सारे बराबर हो जाएंगे। अब आप एक काम करो, जो सिंगल वाली वैल्यू है उसको गुणा कर दो। इसको गुणा 1, इसको गुणा 2, और इसको गुणा 4। क्लियर है ये बात? अरे जो सिंगल वाली वैल्यू है, सिंगल वाली वैल्यू को गुणा कर दो। सॉरी, ये है अपने सिंगल वाली वैल्यू। क्लियर है ये बात? अब ये देखो, ये अपने पास बना लिया रेशो ए बी सी और डी। अब ए का टोटल कितना बन गया? 5 यूनिट बन गया। ए ने 5 यूनिट पैसा लगाया है। बी ने कितना लगाया है? 6 यूनिट लगाया है। सी ने कितना लगाया है? 8 यूनिट लगाया है। और सभी ने कितना लगाया है? 28। ये तो बात समझ में आ रही है कि नहीं? सभी ने कितना लगाया? 28। तो ये अपने पास 14 और ये अपने पास 19। तो 28 में से 19 घटाओगे, क्या ये 9 यूनिट नहीं हो जाएगा? बोलो। अरे 14 और 5 9, 19 और 9 28।
और आपने इन चारों बंदों का क्या निकाल लिया, रेशो भी, इसने इतना पैसा लगाया, इसने इतना, इसने इतना। तो ये बताओ, ये जो चारों वैल्यू का टोटल हमारे पास 28 यूनिट है, इसकी वैल्यू क्या 56 लाख नहीं दे रखी क्वेश्चन में? बोलो, 56 लाख नहीं दे रखी, तो कितने गुना हुआ? 2 गुना हुआ कि नहीं हुआ? तो बस डी की वैल्यू पूछी है तो इसको 2 से गुणा कर दो, किसी की भी वैल्यू पूछे तो 2 से गुणा कर दो। तो डी ने कितना पैसा लगाया हुआ है फ्रेंड? 9 गुणा 2 18 लाख रुपए। और देखो कई क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो हमें करने पड़ते हैं, जो अच्छे लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार नोट करो, बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड बढ़ते हैं अपने, देखो 7वें और 8वें क्वेश्चन में, जो कि हमें क्या बहुत सिंपल से क्वेश्चन लिखे हुए हैं, छोटे छोटे से आए हुए हैं। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज, लेंथ तो हमारे पास इतना % इंक्रीज हो जाती है, और विड्थ यानी कि जो चौड़ाई है वो 20% कम हो जाती है। तो हमने सिर्फ क्या बताना है, परसेंटेज चेंज इन द एरिया। आंसर भी किस में देना है? परसेंटेज में। तो आप ये बताओ, जो अपने पास रेक्टेंगल है, क्या रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया आप सारे जानते हो लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। ये अपने पास क्या एरिया नहीं होता? अरे सही है कि नहीं है? और लेंथ में कितना इंक्रीज बता रहा है? ये लेंथ में इंक्रीज बता रहा है 37:1/2%। अरे सही है। इसकी फ्रैक्शन क्या 3/8 नहीं होती? बोलो। अरे 12.5% का 12.5% 1/8 होता है, उसका 3 गुना है। ये 12 36 देख के क्लिक हो रहा है। जो फ्रेंड पहली बार देख रहे हैं, मैं बार बार एक ही बार कह रहा हूँ भी शुरू से लेकर लास्ट तक परसेंटेज को देखना, सारी बात समझ में आ जाएंगी। तो इसका मतलब अगर इस 8 का 37:1/3% ही 3 है। पहले लेंथ कितनी थी? 8, आज अब कितनी है? 11, क्योंकि इंक्रीज हुई है। और ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई में डिक्रीज हुआ है, कितना? 20% डिक्रीज हुआ है। और इसकी फ्रैक्शन 1/5 यानी कि 5 पहले थी, अब 20% कम हो गए। पहले 5 थी, अब कम हो गई, कितनी हो गई है? 4 हो गई है। सही है। तो अब मुझे बताओ, ये तो अपने पास पहले एरिया है, पहले एरिया कितना था? 40, अब कितना है? 44। अरे सही है कि नहीं है? तो पहले से एरिया अब ये 9 है और ये ओरिजिनल है। क्लियर है? तो ओरिजिनल पहले तो 40 था, लेकिन अब एट प्रेजेंट कितना है? 44। तो प्लस में 4 इंक्रीज हुआ है, प्लस में 4 इंक्रीज हुआ है किसके ऊपर? 40 के ऊपर, और गुणा 100। क्लियर है? 0 के साथ 0 कैंसिल, 4 के साथ 4 कैंसिल। तो क्या इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल में 10% का इंक्रीज नहीं हो जाएगा? होप आप सभी समझ रहे होंगे इस बात को। एक बार नोट करो जल्दी से। तो देखो फ्रेंड, अपने 8वें क्वेश्चन को, 8वें क्वेश्चन में क्या दिया? इफ द साइड ऑफ स्क्वायर, अगर किसी स्क्वायर की जो साइड है वो 40% बढ़ जाती है, तो हमने बताना है यहां भी परसेंटेज चेंज इन द एरिया। और आपको पता है साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की तो सारी साइड इक्वल होती हैं, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? आप सारे जानते हो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? a × a होता है। यही तो एरिया होता है भाई, क्योंकि सारी साइड बराबर होती है। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ सेम ही होती है। अब ये कह रहा है इसमें भी मेन एचओ सी बात है, अगर हर साइड में 40% इंक्रीज होगा, यानी कि इसमें 40% इंक्रीज होगा, इसमें 40% इंक्रीज होगा, और आप 40% की फ्रैक्शन आप सारे जानते हो 2/5, यानी कि इस 5 का 40% 2। पहले जो अपने पास साइड ऑफ स्क्वायर है 5 है, अब बढ़ के कितनी होगी है? 7। तो बस यहाँ भी ये भी 5 से कितनी होगी? 7 होगी है। अरे सही है कि नहीं है? तो आप ये बताओ, पहले एरिया 25 था, अब एरिया कितना है? 49 है। 7 × 7 49। तो पहले से एरिया कितना बड़ा है? आप बोलोगे 24 बड़ा है। किसके ऊपर बड़ा है? 25 के ऊपर। तो परसेंटेज चेंज इन एरिया
तो पहले से एरिया 24 बड़ा है 25 के ऊपर और गुणा 100 और 25 चौके 100 और 24 चौके 96। तो पहले से जो एरिया है वो हमारे पास कितना इंक्रीज हो गया है फ्रेंड, 96%। तो फ्रेंड्स होप आज का लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। आज हमने बहुत अच्छे लेवल के, हाई लेवल के क्वेश्चन किए हैं। और जो फ्रेंड्स पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर उनको वीडियो अच्छी लगती है, और शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा का पूरा परसेंटेज के लेक्चर देखो, तभी उनको ये सारी बात समझ में आ जाएंगी कि एक भी क्वेश्चन में हमें डिटेल में नहीं जाना होता। और फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भी, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये हमारा चैनल पहुंच जाए। और जिन लोगों को ये बात अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगेगी, वो अपना आप ही लाइक शेयर कमेंट तो अपना आप ही कर देंगे। आपका सिर्फ इतना काम है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।